युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। ट्रंप को खतरा है कि हालात फिर से बेकाबू हो सकते हैं, लेकिन इजराइल का फोकस अब गाजा पर भी है, जहां उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा है। वहीं ट्रंप ने नेटो की मीटिंग में पहुंचकर पुतिन को परेशान करने वाला एक बहुत बड़ा फैसला लागू कर दिया है। ईरान और इजराइल का सीजफायर कब तक रहेगा, इसका खतरा बना हुआ है। लेकिन ऐसे हमलों का खौफ अब दो सबसे बड़े फ्रंट पर बढ़ने लगा है और यहां 100% गारंटी है कि तबाही हर रिकॉर्ड को तोड़ देगी। पहला फ्रंट है गाजा और दूसरा फ्रंट है यूक्रेन। एक तरफ फंसे हैं बेंयामिन नेतन्याहू और दूसरी तरफ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। नेतन्याहू की बमबारी जारी है, लेकिन हमास के हमलों ने इजराइल को बड़ी टक्कर देनी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज करके बता दिया है कि जून में नहीं तो जुलाई में ज़ेलेंस्की की फौज का काम तमाम कर देगा रूस। जब ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था, तब हमास और पुतिन ने अपने दुश्मनों पर ऐसा कहर बरसाया है कि दोनों फ्रंट आग उगल रहे हैं। गाजा के खान यूनुस इलाके में इजराइल की सेना को बहुत बड़ा झटका लगा है। हमास के हमले में 1-2 नहीं 7 सैनिक एक साथ मारे गए हैं। इस खबर ने इजराइल के हर कमांडर को डरा दिया है, क्योंकि जिस हमास के खिलाफ इजराइल 600 दिन से लंबा युद्ध लड़ रहा है, वो हमास अब भी इजराइल के सैनिकों को मार रहा है। इजराइल की मीडिया में 7 सैनिकों की तस्वीरें छपी हैं। 7 सैनिकों को हमास ने गाजा पट्टी के खान यूनुस में तब मारा जब वो एक बख्तरबंद गाड़ी में थे। हमास ने उनकी बख्तरबंद गाड़ी पर विस्फोटक फिट कर दिया। धमाके में मरने वाले सभी इजरायली सैनिक 21 वर्ष से कम उम्र के थे। इसलिए जून महीने का आखिरी मंगलवार नेतन्याहू के लिए काला मंगलवार कहा जा रहा है। हमास के इस तरह के हमलों ने इजरायली सेना के पावर सेंटर में तहलका मचा दिया है। ऐसे हमले लगातार तेज हो रहे हैं। कोशिश है कि नेतन्याहू की फौज में नया डर पैदा किया जा सके, क्योंकि ऐसे धमाकों में न सिर्फ इजराइल का टैंक फट रहा है, बल्कि इजरायली सेना की ताकत वाली छवि भी चकनाचूर हो रही है। इस्राएल के अखबारों में आज ईरान के अलावा गाजा की खबरें सुर्खियों में हैं। गाजा में हमास के एक हमले में इस्राएल के 7 सोल्जर मारे गए हैं। जब से गाजा में यह जंग शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक ये इस्राएली फोर्सेस को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि गाजा में लगातार हालात ख़राब हैं और जिस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशंस में अब इस्राएली फोर्सेस को नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से नेतन्याहू लगातार प्रेशर में आ गए हैं और अभी ये हालात वहाँ पे सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। गाजा में मंगलवार को क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट देख लीजिए। इजराइल के हमलों में 86 लोगों की मौत हुई है। वहीं हमास के हमले में इजराइल के 7 सैनिक मारे गए। इसीलिए इसे काला मंगलवार कहा जा रहा है, क्योंकि गाजा में खून खराबा हर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अब तक गाजा में इजराइल की बमबारी में 56,000 लोग मारे गए हैं, जबकि इजराइल के अब तक 440 सैनिक मारे जा चुके हैं। אתמול אחר הצהריים, במהלך פעילות מבצעית, הוצמד מטען על רכב משוריין מסוג פומה של כוחות החטיבה. כתוצאה מכך, הרכב המשוריין עלה באש. נשלחו כוחות חילוץ ומסוקים לנקודה, הם ביצעו ניסיונות לחלץ את הלוחמים, אך ללא הצלחה. מדובר באירוע מורכב שעדיין מתוחקר. לכשיסתיים התחקיר, נציג אותו קודם כל למשפחות, ואחר כך לציבור. זו החובה שלנו. गाजा में इजराइल और हमास का युद्ध और हजारों लोगों की मौत पर कुछ दिन तक ईरान इजराइल के युद्ध ने पर्दा डाल दिया था, लेकिन अब इस फ्रंट की तस्वीरों ने फिर से दुनिया में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया है। नेतन्याहू ने ईरान युद्ध पर भले ही ब्रेक लगा दी हो, लेकिन युद्ध अब भी उनके सिर के चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन हमास के कब्जे में 23 बंधकों को लेकर नेतन्याहू अब भी दबाव में है। वो जानते हैं कि अगर उनका युद्ध तेज हुआ तो बाकी बचे बंधकों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। עלינו להשלים את המערכה נגד הציר האיראני, להכריע את החמאס ולהביא לשחרור כל חטופינו, החיים והחללים כאחד. ולמשפחות החטופים אני אומר, לא הפסקנו לרגע, אפילו לרגע,
כולל בזמן המלחמה, את המאמצים להחזיר את כל חטופינו הביתה. שוב, החיים והחללים כאחד. ואנחנו לא נרפה מהמשימה הקדושה הזו עד שהיא תושלם. मैं इस वक्त टेल अवीव में हूँ। यहाँ से गाज़ा को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है वो इसराइल को परेशान कर रही है। गाज़ा में इसराइल की सेना पर हमले तेज़ हो रहे हैं। गाज़ा में इसराइल की सबसे ख़तरनाक मशीन यानी उसके टैंक और बख्तरबंद गाड़ी आसान टारगेट बन रहे हैं, क्योंकि हमास के एंटी टैंक दस्ते अब भी गाज़ा में कई जगहों पर एक्टिव हैं। लगातार हमलों के बीच नेतन्याहू भी बहुत प्रेशर में हैं, क्योंकि बहुत से बंधक अब भी हमास के कब्ज़े में हैं। पूरे गाज़ा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाए जाने के बाद उनको छुड़वाना आसान नहीं हो रहा है। एक तरफ नेतन्याहू दिखा रहे हैं कि गाजा में क्या हो रहा है, हमास से कैसे अब तक 23 बंधकों को छुड़ाने की कोशिश जारी है, कैसे उनकी फोर्स लगातार गाजा में ऑपरेशन कर रही है, और ईरान के बाद अब इजराइल का पूरा फोकस गाजा की जंग को समेटने का है। वहीं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के हमलों को वायरल करके बता दिया है कि यूक्रेन पर ऐसी मार पिछले करीब 3.5 सालों के युद्ध में नहीं पड़ी। यूक्रेन के हर बड़े शहर को पुतिन की मिसाइल और कामिकाज़े ड्रोन दहला रहे हैं। पुतिन के इन्हीं हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की ने बड़े मौके पर चौका लगाने की कोशिश की है। नेदरलैंड्स में नेटो की सालाना बैठक में ज़ेलेंस्की भी पहुंचे, और जब ग्रुप फोटो हुई तो उसमें आप ज़ेलेंस्की को भी देखिए और ट्रंप पर भी नजर डालिए। 32 देशों के इस मिलिट्री ग्रुप को सोवियत संघ का विस्तार रोकने के लिए तैयार किया गया था, और ये ग्रुप ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन के मुद्दे पर पुतिन से लड़ने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन मुश्किल ट्रंप ने खड़ी कर दी है। ट्रंप नहीं चाहते कि ऐसा हो। जैसे ही ज़ेलेंस्की ने नेटो मीटिंग के लिए कोटनुमा जैकेट पहनकर नेदरलैंड्स जाने की तैयारी की, पुतिन ने यूक्रेन के कई शहरों पर मौत बरसानी शुरू कर दी। यूक्रेन में हुए ताजा हमलों में 26 लोगों की मौत हुई है और 200 से ज्यादा घायल हुए हैं। चौथे साल में पुतिन यूक्रेन को नहीं बख्श रहे और उनकी फायर पावर लगातार बढ़ती जा रही है। यूक्रेन में अब तक 12,000 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले बता रहे हैं कि पुतिन अब इस युद्ध को बहुत जल्दी समेटना चाहते हैं, लेकिन बड़ा खतरा आगे है, क्योंकि पुतिन की नजर अब उन देशों पर है जिन्होंने ज़ेलेंस्की की मदद करके रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये बात ज़ेलेंस्की अब पूरे नेटो ग्रुप तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि 28 फरवरी 2025 की मुलाकात अब भी ट्रंप को उतनी ही याद है जितनी ज़ेलेंस्की को। ग्रुप फोटो के दौरान दोनों के जहन में वो तस्वीर आज भी ताजा है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में ज़ेलेंस्की को बुलाया था, लेकिन दोनों के बीच ऐसी बहस हुई कि पूरी दुनिया उन पर हंसती नजर आई। इसी मीटिंग ने ट्रंप और ज़ेलेंस्की के रिश्तों में ऐसी दरार डाली कि अब तक पैचअप यानी वापस रिश्ते सुधरने की तरफ बढ़ना आसान नहीं होगा। यूक्रेन में लगी आग बता रही है कि पुतिन अब क्या करने वाले हैं। खार्किव को जलाकर रूस का अगला टारगेट कौन बनने जा रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं। कैपिटल कीव से लेकर खार्किव और सूमे हर शहर में रूस की फौज लाशों का पहाड़ खड़ा करना चाहती है, लेकिन परमाणु बेस पर हमले के बाद यूक्रेन पर रहम के लिए अब पुतिन के दिल में कोई जगह नहीं। 3.25 साल के युद्ध में पुतिन के शोलों की तादाद बढ़ती जा रही है। रूस में सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव, जो रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन से बातचीत का बस एक मकसद है, संपूर्ण जीत और यूक्रेन में नाजीवाद हुकूमत की 100% तबाही। लेकिन पुतिन के इन इरादों को टक्कर देने के लिए यूरोप में नई कोशिश शुरू हो गई है। ज़ेलेंस्की ने हर उस शख्स से मुलाकात की है जो यूक्रेन को हथियार दे रहा है या फिर आगे दे सकता है। यानी ज़ेलेंस्की लगातार सप्लाई रूट बरकरार रखने के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन को हथियार मिलने बंद हुए तो समझ लीजिए कि ज़ेलेंस्की की सेना 24 घंटे भी पुतिन के आगे टिक नहीं पाएगी। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। रुकेंगे बहुत